हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स थिंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स में द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एंड पीआईबी और कई न्यूज़पेपर्स में जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो ऐसी कुछ न्यूज़ लेके आपके लिए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर और 2023 यानी कि 2023 की शुरुआत हो चुकी है। तो इसकी शुरुआत में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं, यानी कि करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें आई होप आपको पसंद आए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे कि आज की जो पहली न्यूज़ है हमारी, वो है ये 1 जनवरी के न्यूज़पेपर में था। तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि कल ये न्यूज़पेपर में था, कल और आज हम दोनों का न्यूज़ कवर करेंगे। तो इसमें आज हम छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 2-3 न्यूज़ हम इम्पोर्टेंट जो है उनको कवर करेंगे। बाकी जैसे अगर आप पसंद करेंगे तो धीरे धीरे हम वीडियोस को बढ़ा करते चले जाएंगे और पूरा न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो पहली न्यूज़ है आज की हमारी, आज का टॉपिक है, आज की न्यूज़ है रिमोट ईवीएम। तो ये रिमोट ईवीएम क्या है? ईवीएम के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन रिमोट ईवीएम क्या है आज हम इसको जानते हैं। तो देखिए, रिमोट ईवीएम जो है ये एक वोटिंग मशीन ही है जैसे कि ईवीएम होती है, लेकिन इसके कुछ काम, इसका कुछ वर्क प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये कुछ स्पेशल काम के लिए बनाई गई है। तो रिमोट वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने बनवाई खास ईवीएम। तो ये एक तरीके की खास ईवीएम है। अब इस ईवीएम में खास क्या है ऐसा? देखिए, घर से दूर रहने वाले भी कर पाएंगे मतदान। मतलब अभी तक आप देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो अपने गांव से, अपने शहर से दूर रहने वाले जो लोग हैं वो वापस आके वहां पे चुनाव के दौरान वोट करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। उनकी जो रुचि है उनका एक इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो इसको देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कोशिश है कि पूरी तरीके से लगभग 100% या जितना भी हो सकता है कि मतदान को ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश की जाए, जिससे कि जो गांव से दूर या अपने क्षेत्रों से दूर रहने वाले जो लोग हैं वो भी आसानी से मतदान करेंगे। तो हो सकता है वोटिंग बढ़ जाए या मतदान जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। और इस मशीन का अभी पूरी तरह से इसको क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। ये मशीन वैसे कंप्लीट हो चुकी है बन के, लेकिन अभी 16 जनवरी को इसका एक डेमो होना है। जब डेमो होगा तो उसके बाद क्लियर होगा। कुछ राजनीतिक पार्टी, पार्लियामेंट और इसके माध्यम से इसको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही क्लैरिफाई हो जाती है वैसे ही इस मशीन को लॉन्च कर दिया जाएगा और आने वाले समय में इसका यूज किया जाएगा चुनाव के लिए। तो ये एक तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा एक नई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका फुल फॉर्म जो है वो है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसके माध्यम से आप देखेंगे कि वोटिंग किस तरह से की जा सकती है। पहले आपने ईवीएम देखा है, तो ईवीएम में वोट करने का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इस स्लाइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह के कुछ सिंबल्स होते हैं जो चुनाव पार्टियां होती हैं, उन पार्टीज के कुछ यहाँ पे इस तरह से सिंबल दिए होते हैं और उनके नाम होंगे। और यहाँ पे कुछ स्विच दिए होंगे, बटन होते हैं इस तरह के, और उनको आप प्रेस करते हैं तो उसके माध्यम से आपका जो वोट है वो इस ईवीएम में रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन अब ऐसा होगा कि जो दूर रहने वाले जो लोग हैं, जो अपने क्षेत्र से दूर रहेंगे, तो वो यहाँ आके अपने बूथ पे आके उसको नहीं कर सकते। तो वो दूर से मीन्स जहाँ पे वो रहेंगे वहीं से अपना वोट कर सकते हैं और वो वहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके की कुछ मशीन है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो ये जो मशीन है ये रिमोट ईवीएम है। इसके माध्यम से दूर दराज के लोग वोटिंग कर पाएंगे। और इसमें इसका एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, देखेंगे अब कि अभी तक जितने भी जो ईवीएम होते हैं उनको एक चुनाव बूथ पे या एक जगह पे चुनाव कराने के लिए उस एक मशीन का यूज किया जाता है।
लेकिन अब क्या होगा कि ये जो रिमोट ईवीएम है ये लगभग एक साथ 72 चुनाव क्षेत्रों पे एक साथ मतदान करा सकता है, एक साथ वोटिंग हो सकती है उससे। तो अलग अलग रहने वाले लोग जो है वो एक साथ वोट कर सकते हैं 72 एरियाज में, 72 रीजन्स में। जैसे कि इसमें देखेंगे देश के मतदाता अपने गृह राज्य से बाहर रहने पर भी चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको समझाया। और चुनाव आयोग के लिए एक नई रिमोट ईवीएम को विकसित करने का काम एक सरकारी कंपनी ने किया है। तो ये जो मशीन बनाई है ये एक भारत की ही अपनी सरकारी कंपनी है, उसके माध्यम से बनाई गई है। इसमें एक जगह पर रखे रखे 72 अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव कराया जा सकता है, मतदान कराया जा सकता है, इसलिए इसको मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह का यहाँ से सवाल बन सकता है कि इसको एक मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम भी कहा जाता है, या फिर इसको देके सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि ये क्या है या इसका काम जो है वो किस तरह से है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लगभग 72 अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में मतदान करा सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा ये आपको बता चुका हूँ, ये आप समझ चुके होंगे कि क्या इसका एक परिणाम निकलेगा। तो नई रिमोट ईवीएम देश के उन नागरिकों को ध्यान में रखकर विकसित की गई है जो अपने गृह राज्य से बाहर रहने के कारण चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाते हैं, अर्थात जो अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने शहर में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे वोटिंग का एक माध्यम होगा। और इसके माध्यम से आप जानेंगे कि चुनाव में जो लोगों की भागीदारी कम होती जा रही है तो वो भागीदारी बढ़ सकती है। और जो इसके अलावा चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, ऐसा हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो राजीव कुमार जी, उन्होंने भी कहा है कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों युवाओं और शहरी मतदाताओं में मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने पर काफी जोर दिया है। और अब रिमोट वोटिंग के लिए यह नई पहल की जा रही है जो चुनाव में लोगों की भागीदारी को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे लोगों का एक पार्टिसिपेशन बढ़ाना है जो कि चुनाव में काफी इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ लोगों को आप जानते हैं, जैसे कि जनरली होता ही है कि दूर से या कहीं से दूसरे स्टेट से आने से लोग उस चीज को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, काफी खर्चा और ये सब चीजें देखते हैं लोग। तो कोई इस तरह की पार्टी में या कहीं भी वोट देने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक नहीं होता है, उसके प्रति इतना ज्यादा एक्साइटमेंट उसमें नहीं होता है। तो इसलिए लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो काफी कम है। तो अगर ऐसा होगा, अगर ये पास हो जाता है तो फिर लोग अपने किसी भी रीजन में रह के वहां से आप वोट कर पाएंगे। तो ये आज की एक महत्वपूर्ण न्यूज थी। अब इसके अलावा अगली न्यूज है जो कि जीएसटी से संबंधित है, वित्त मंत्रालय की न्यूज है। तो ये इकोनॉमी सेक्शन में आप इसको ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि दिसंबर 2022 में जीएसटी जो है उसका जो टैक्स है, जीएसटी जो है वो 15% बढ़ा है। मतलब पूरे लगभग पिछले साल के कंपेरेटिव अगर हम देखें या फिर इसी साल में 2022 में अगर हम देखते हैं तो उसमें पिछले महीनों के कंपेरेटिव जो है वो 2022 के दिसंबर महीने में 15% की वृद्धि इसमें देखी गई है, ऐसा वित्त मंत्रालय का कहना है। और उसने जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों के अनुसार यह लगातार 10वां महीना है जब जीएसटी संग्रह ने 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। तो जीएसटी ग्रो हो रहा है, मतलब इनका कहने का यह है कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। और मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि लोग जीएसटी को लेके या फिर जो टैक्सेशन है टैक्स को लेके जागरूक हो रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक न्यूज है ये इसमें, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि दिसंबर 2022 में भारत का माल और सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बढ़ के कितना हो गया है 1.5 लाख करोड़ हो चुका है, जो इस साल एक साल पहले की तुलना में 15% अधिक है। मतलब जो ये 2021 के कंपेरेटिव में देखें तो ये 15% अधिक हो चुका है। नवंबर के संग्रह के 2.5% अधिक है। मतलब दिसंबर का ये कलेक्शन है, डाटा है जो कि पिछले यानी कि नवंबर से 2.5% ज्यादा है, जो पिछले 3 महीने से निचले स्तर पे थे। मतलब अभी तक नवंबर तक ये था कि नवंबर तक वो घट रहा था, धीरे धीरे डाउन होता जा रहा था, लेकिन दिसंबर में 2.5% ज्यादा रहा है। सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 36,669
करोड़ रुपए और SGST में 31,094 करोड़ रुपए का निपटान किया है। मतलब सरकार ने अभी तक जो भी GST वसूला उस GST में से इन्होंने IGST CGST को मिला के कुल 36,669 रुपए और इसके बाद जो SGST है वो 31,094 करोड़ रुपए निपटान किया है। दिसंबर में नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व CGST के लिए ये 63,380 करोड़ रुपए और SGST के लिए 64,451 करोड़ रुपए बचा है। तो अर्थात इन्होंने जो केंद्र सरकार होती है वो आप जानते हैं कि GST को डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाता है इस तरह से CGST, SGST और UTGST और IGST। तो 4 तरीके से मतलब 4 एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 4 में, तो वो GST के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप GST पढ़ा है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट में कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि GST पे एक अच्छा वीडियो जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो हम आपके लिए उस पर एक वीडियो बना देंगे और आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेट्स का आंकड़ा दिया गया है, कुछ राज्यों के आंकड़े हैं, तो इन आंकड़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से सवाल करने के चांसेस हो सकते हैं। घरेलू लेन देन से राजस्व कुल मिलाकर 18% बढ़ा है। तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये घरेलू लेन देन से मीन्स जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है या अपने ही देश में जो भी इनकम हुई है, सर्विस जो दी गई है, उसका 18% GST वहां पे बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा 1 दर्जन राज्यों ने कर संग्रह में उच्च वृद्धि दर्ज की है। तो ये तो एक नॉर्मल आंकड़ा हो गया, इसको तो आप ये रख सकते हैं कि लगभग जो है 1 दर्जन राज्यों ने वृद्धि दर्ज की, मतलब कुछ राज्यों ने वृद्धि दर्ज की है और कुछ राज्यों ने धीमी वृद्धि दर्ज की है। तो मतलब कुल मिला के अप्स डाउन दोनों चीजें हुई है, कुछ राज्यों में बढ़ा है GST और कुछ राज्यों में कम हुआ है। इन कुछ राज्यों को आप याद रखेंगे जैसे कि गोवा है, उड़ीसा है, मणिपुर है और इन्होंने 22%, 6% और 5% के राजस्व में संकुचन की सूचना दी है। जबकि छत्तीसगढ़ जो है, इस छत्तीसगढ़ पूरे साल के हिसाब से ये सपाट रहा, मतलब इसमें किसी भी तरीके की कोई वृद्धि नहीं देखी गई है, धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो GST है वो बहुत कम होता जा रहा है, वहाँ पे उत्पादन ये सब चीजें बहुत कम है। आप जानते हैं कि GST एक मतलब एक छत्तीसगढ़ जो है वो कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे नक्सलाइट और ये सब चीजों का बोलबाला रहता है और वहाँ इस तरह का कोई डेवलपमेंट या ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की लाइंस UPSC में प्री में काफी बार क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे डाटा को लेकर पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बिहार में राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक गरीबी है और रोजगार बेरोजगारी काफी ऐसी चीजें वहाँ पे हैं। तो ऐसा देख के यहाँ पे लगता है कि बिहार में GST वगैरह बहुत कम होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि GST के मामले में बिहार ने सबको पछाड़ दिया और 36% की वृद्धि यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है। और इसके बाद नागालैंड, जम्मू कश्मीर और पूर्ववर्ती राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात, आंध्र प्रदेश में GST प्रभाव में 26% की वृद्धि देखी गई है। तो इन राज्यों में आप सीधे सिर्फ याद रख सकते हैं कि किन किन राज्यों में वृद्धि हुई है। इनका डाटा याद रखना इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं होगा और ना ही याद रखना मुश्किल भी है। तो आप सीधे राज्यों के नाम याद रखिए कि कहाँ कहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। तो इन राज्यों में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि आप देखेंगे तमिलनाडु में भी यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद राजस्थान और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इन सभी क्षेत्रों में लगभग वृद्धि ही देखी गई है, जबकि ऊपर वाले राज्यों में लगभग जो है यहाँ पे कमी देखी गई है ज्यादातर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से राज्यों में बढ़ा है, कौन से राज्यों में घटा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरह से। चलिए अब इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे GST का क्या हाल रहा है। तो GST को लेके केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं, ये इकोनॉमी की काफी दिलचस्प न्यूज है, लेकिन इसमें डाटा ज्यादा होता है इकोनॉमी में, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन से राज्य, कौन से केंद्र शासित प्रदेश किसमें बढ़ा किसमें घटा, सिर्फ उतना याद रखेंगे, डाटा आपको इतना एनालिसिस नहीं करना है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख, आप देखेंगे लद्दाख जो है वो हाल ही में बना एक अलग UT है। तो इसमें यहाँ पे आप देखते हैं कि 68%
की तीव्र वृद्धि दर्ज की है। तो आई थिंक ये सबसे ज्यादा है अभी तक का, जो कि यहाँ पे लद्दाख रीजन है। और ऑल ओवर उधर 22 स्टेट एंड यूटीज दोनों को मिला के तो यहाँ पे लद्दाख में सबसे ज्यादा जीएसटी की वसूली अभी तक देखी गई है। तो इसके बाद दादर नागर हवेली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी का स्थान आता है। तो मतलब यहाँ पे भी वृद्धि हुई है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि दमन और दीव, यहाँ पे जीएसटी का जो संग्रह है वो 86% भारी गिरावट देखी गई है, यहाँ पे गिरावट हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ अलग जो और यूटीज हैं जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, तो इन द्वीप समूह में भी इसमें यहाँ पे 36% क्रम से और 19% का भी संकुचन देखा गया। संकुचन अर्थात यहाँ पे भी कमी हुई है। तो इन राज्यों में, इन सभी क्षेत्रों में लगभग कमी देखी गई है। तो इन यूटीज में से कुछ जो ऊपर यूटीज हैं जैसे कि लद्दाख, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, यहाँ पे वृद्धि दर्ज हुई है। और इसके अलावा दमन दीव और आप प्रेजेंट में दमन दीव और जो दादर नागर हवेली है दोनों को आप इसमें, सॉरी ये अलग, अच्छा इसका अलग आंकड़ा दिया हुआ है, लेकिन वैसे दोनों यूटीज आप वर्तमान में एक ही हो चुकी हैं, तो इसको आप अलग अलग ही मेंशन रखें। और इनमें लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में यहाँ पे भारी गिरावट हुई। तो चलिए ये न्यूज हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम अगली न्यूज पे आते हैं। हाँ देखिए, इसका एक डाटा और ये भी है कि इनका यहाँ पे एक जो कमेंट करने वाले हैं, यहाँ पे ये कमेंट किया गया है कि इस तरीके की चीजें, ये जरूरी था होना कि ये जो जीएसटी बढ़ा है दिसंबर महीने में वो जनरली था कि बढ़ता। अब ये ऐसा क्यों हुआ है कि केपीएमजी के पार्टनर इनडायरेक्ट टैक्स अभिषेक जैन जो है, तो ये अभिषेक जैन जी जो है, इनका कहना है कि जीएसटी दिसंबर महीने में कलेक्शन इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि ये महीना तब आया है जब कुछ महीने जैसे नवंबर रहा, अक्टूबर रहा, तो ये महीने जो है, इन महीनों में ज्यादातर एक जो फेस्टिवल्स थे, फेस्टिव वीक्स या फेस्टिव सेल्स जो है वो सबसे ज्यादा हुई है। तो इन महीनों के बाद दिसंबर का डाटा आया है, इसलिए यहाँ पे वृद्धि देखी गई और जो 1.5 लाख रुपए की वृद्धि दिसंबर में हुई है वो इसलिए यहाँ पे आया है। तो ये इनका कहना है, अभिषेक जैन का। तो चलिए ये न्यूज कंप्लीट हुई। इसके बाद हम अगली न्यूज पे आते हैं और अगली न्यूज है हमारी बहुत छोटी सी न्यूज है, जनरली इसमें कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट भी नहीं है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा पुराना न्यूज हो सकता है। न्यूज नहीं है लेकिन उसका जो डाटा है वो पुराना है एक्चुअल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रगल फॉर नालंदा, नालंदा के बच्चे, तो ये एक बुक है जिसको लिखा है नंदिनी ओझा। जो एक नंदिनी ओझा ये एक राइटर है जिन्होंने इस बुक को लिखा है और इसका बुक का नाम है द स्ट्रगल फॉर नालंदा, नालंदा के बच्चे। तो सीधे सीधे भी पूछी जा सकती है कि ये बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो देख सकते हैं ये बुक है और इस बुक का द स्ट्रगल फॉर नालंदा, इसका प्रकाशन किया है ओरिएंट ब्लैक स्वान ने। तो इस नंदिनी ओझा की जो ये बुक है, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था, आपने सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। अगर नहीं सुना है या आप सुनना चाहते हैं, इसको डिटेल में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करिए, हम उसके भी आपको एक वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था ये एक डिजास्टर से या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक मैनेजमेंट रहा है, या एक जो प्रोटेस्ट था ये रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज भारत में जो सबसे बड़ा, एक सबसे लंबा जो डैम है भारत का, वो है सरदार सरोवर डैम। तो उस सरदार सरोवर डैम को बनाने के लिए जब नर्मदा रिवर पे वहां पे डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, तो उस समय वहां के जो कुछ ट्राइबल ग्रुप थे, वहां के जो लोग थे, वहां से उनको शिफ्ट करके उनको किसी दूसरी जगह पे भेजना था। उनका जो एरिया था वो बहुत बड़ा एरिया कवर करके वो काफी एक डिजास्टर में जाने वाला था, या एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पे डैम बना के, बांध बना के उसके पीछे में एक बहुत बड़ी झील बनने वाली थी जिससे वो पूरा एरिया डूबने वाला था। तो वहां के लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने जो एक पूर्वजों की संपत्ति या अपना जो एक एरिया था, स्थानीय निवासी थे वो वहां के, तो उस एरिया को बचाने के लिए उन लोगों ने वहां पे काफी कोशिशें की और प्रोटेस्ट किया था। और उस प्रोटेस्ट के दौरान आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, ये मेनली मध्य प्रदेश में हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है, गुजरात से होते हुए सागर में चली जाती है। तो मध्य प्रदेश में बढ़वानी और धार जिलों की सीमा पर स्थित एक गांव था यहाँ पे, चिखलदरा गांव,
यहाँ पे किसान जो है वो पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता नालंदा में आंशिक रूप से खुद को डुबोते हैं। मतलब ये विरोध करते हैं उस प्रोटेस्ट का, तो वो एक इस तरीके से वो प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सब लोग जो है यहाँ पे पानी में बैठे हुए हैं, अपने आप को एक डुबोने की वो दिखाते हैं कि प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं कि वो पानी में अपने आप को डुबो देंगे अगर वो डैम नहीं रोका गया, क्योंकि वे नदी में बांध बनाए जाने का विरोध करते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की आजीविका को खतरा होता है, क्योंकि यहाँ के जो निवासी हैं ये उसी तरीके की वहाँ पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ एनवायरमेंट और ये सब चीजें, तो वहीं से उनको पूरा जो आजीविका उनकी जो रोजी रोटी है वहीं से चलती है। इसके अलावा नालंदा बचाओ आंदोलन में इनकी जो मेन लीडर रही हैं या फिर जिन्होंने इस आंदोलन को एक रूप दिया था या एक नेतृत्व किया था कह सकते हैं, वो और मेधा पाटकर के साथ साथ इनके साथ थे बाबा राम आमटे। और इस सरदार सरोवर बांध जो है इसमें जो विस्थापित किया जा रहा था लोगों को वहां से भेजा जा रहा था, तो उनमें जो मुआवजा था उसको लेके इन्होंने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया था। मतलब उनका पुनर्वास वहां से उनको हटा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था और उनको कुछ उनके उसके बदले में कुछ मुआवजा भी दिया जा रहा था। तो ये हैं मेधा पाटकर जी। तो इन मेधा पाटकर जी ने आप देखेंगे इनके पीछे काफी औरतें और लोग जुड़े हुए हैं। इन्होंने शुरू किया था ये प्रोटेस्ट जो कि नालंदा बचाओ आंदोलन था। इनका नाम काफी फेमस हो चुका था और इनको डिजास्टर या मैंने इसके पर्यावरण के संबंध में कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। मेधा पाटकर जो है ये कई बार इनको पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन कि मेधा पाटकर का जो रिलेशन है वो किससे रहा है, तो पर्यावरण कैसे भी आप कह सकते हैं, तो उसी चीज से रहा है। और मेनली नालंदा बचाओ आंदोलन, तो नालंदा बचाओ आंदोलन के दौरान मेधा पाटकर ने बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नालंदा बचाओ आंदोलन जो रहा है उसमें इनके साथ साथ एक और भी थे जिसका नाम था बाबा आमटे। तो बाबा आमटे और मेधा पाटकर ये दोनों नाम इसके लिए फेमस हैं। बाकी मेधा पाटकर को कई बार पूछा जा चुका है, फेमस नाम रहा है, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बाबा आमटे को, इनका भी योगदान काफी रहा है। और ये एक फैक्ट है इससे रिलेटेड। बाकी तो ये काफी बड़ा एक अलग आंदोलन रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अगर पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में जानना है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर हम पूरा एक अलग वीडियो बना देंगे सर जो ये डैम प्रोजेक्ट रहा या इससे रिलेटेड जो भी आंदोलन रहा है। तो इसकी नींव जो है ये रखी थी नेहरू के द्वारा सरदार सरोवर डैम, और आज आप देख सकते हैं कि इसका उद्घाटन जो है वो मोदी जी के द्वारा किया गया था 2018 में, और ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और आज भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा डैम ये कहा जाता है सरदार सरोवर डैम। तो चलिए आज का न्यूज जो है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज, आज हमने 3 न्यूज कवर किया। बाकी कल से हम पूरा वीडियो या जैसे भी होगा धीरे धीरे हम आपको न्यूज कवर करते रहेंगे। और आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यूट्यूब पे हमें ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के लिए आप जानते हैं क्या करना है, वीडियो पे जाना है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना है जिससे कि आप आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकता है आपको। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे के लिए। थैंक्स।